नमस्कार। यह जो वीडियो है यह पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 स्थानीय शासन संस्थाओं पर आधारित थे, जो बहुत लंबा होने की वजह से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया और ये आप जो देख रहे हैं यह पार्ट 2 है। तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देखने का कष्ट करें और उसके पश्चात पार्ट 2 का अध्ययन करें, ताकि आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी होगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो में अर्थात आज के वीडियो में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत संबंधी समस्त बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं इसी की ओर। देखिए, सरकार ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में पंचायतों को तो अधिकार दे दिए, तो पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि पंचायती राज निकाय 1992 73वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 11, इसमें विषय दिए गए थे 29 विषय। यहाँ हम चर्चा करेंगे पंचायत। तो पंचायतों में सदस्यों की संख्या एवं चुनाव। तो देखते हैं कि इसमें होता क्या है। हम तीनों स्तर पर देखते चलेंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर 3 लोग होंगे। पहला पंच, सरपंच और उप सरपंच। पंचों की संख्या किसी वार्ड में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होगी। सरपंचों की संख्या एक पंचायत में एक ही होता है और उप सरपंच भी एक ही होगा। जनपद पंचायत में बात करें तो यहाँ वार्ड की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होगी। जनपद पंचायत अध्यक्ष एक ही होंगे, उपाध्यक्ष भी एक ही होंगे। और जिला पंचायत सदस्यों में हम लोग देखें तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 होंगे तथा जिला पंचायत अध्यक्ष एक ही होगा और उपाध्यक्ष भी एक ही होगा। अब हम चर्चा करें चुनाव में मतपत्र का रंग। तो पंच के लिए सफ़ेद दिया जाएगा, सरपंच के लिए नीला होता है, जनपद के लिए पीला होता है और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी होता है। ये आप सब याद रखिएगा। बात कर लेते हैं जमानत राशि, अर्थात लोगों को कितने कितने जमानत के आधार पर चुनाव लड़ाया जा सकता है या लड़ा जा सकता है। तो पंच के लिए अगर वो सामान्य वर्ग से है तो उनको 40 रुपये और आरक्षित वर्ग से हैं तो उनको 20 रुपये। सरपंच के लिए सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये। इसी तरीके से जनपद पंचायत सदस्य के लिए सामान्य वर्ग में आपका होगा 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए सामान्य वर्ग से 1000 रुपये और आरक्षित वर्गों के लिए 500 रुपये। स्थानीय स्वशासन में गणपूर्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिनको हम लोग कोरम कहते हैं। तो कोरम की जो सिस्टम है वो ग्राम पंचायत में 1/2 या 50% या कुल सदस्यों का 1/2% होगा। जनपद पंचायत के लिए कुल सदस्यों का 1/3 अर्थात 33% होगा। इसी तरीके से जिला पंचायत के लिए भी कुल सदस्यों का 1/3 मतलब 33% और ग्राम सभा में कुल सदस्यों का 1/10 अर्थात 10% होगा। याद रखने वाली बात यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में कुल सदस्यों का 1.3 अर्थात 33% होना आवश्यक पाया जाता है। अब चर्चा करें हम लोग उम्र के। तो न्यूनतम उम्र, तो मतदान के लिए न्यूनतम उम्र ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जगह 18 वर्ष अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष, नगरीय निकाय के पार्षद के लिए भी 21 वर्ष और नगरीय निकाय के अध्यक्ष और महापौर के लिए 25 वर्ष। किन्हीं राज्यों में यह परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसी में हम आपको बताते चले कि विधानसभा और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। विधान परिषद एवं राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। और अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के इच्छुक हैं अगर, तो वो बनना चाहता है तो उनके लिए 35 वर्ष न्यूनतम होना आवश्यक है। अब देख लेते हैं कि लोक सेवक कौन होंगे। तो पंचायत संस्थाओं में या पंचायती स्तर पर लोक सेवक, ग्राम पंचायत में हमारा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच होता है। जनपद पंचायती स्तर पे जनपद पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। जिला पंचायती स्तर पे जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अब बात आती है कि अगर कहीं विवाद हो जाए तो विवादों का जो निपटारा है वो कैसे होगा।
तो ग्राम पंचायत स्तर पे अगर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न ना हो तो राज्य सरकार द्वारा सलाह मशवरा करवाया जाता है। इसके अलावा जनपद पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच अगर कोई विवाद होता है तो भी ये राज्य सरकार के द्वारा ही निपटारा किया जाता है। इसके अलावा अगर पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच में अगर कुछ अनबन हो जाए तो राज्य सरकार का कोई निश्चित अधिकारी जो केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त हो वह भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि नाम निर्देशित और अपील करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है। हम इसमें ये समझ सकते हैं कि यदि चुनाव में नाम निर्देशित पत्र या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अगर किसी को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो जो अभ्यर्थी हैं तो वो कहाँ कहाँ अपील कर सकता है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे पंच एवं सरपंच के मामले में अनुभागीय अधिकारी देखता है। जनपद पंचायत के सदस्यों के मामलों में कलेक्टर छानबीन करता है तथा जिला पंचायत सदस्यों के मामलों में संचालक पंचायत और समाज सेवा के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि पंचायत के चुनाव में या जो तीनों स्तर के जो चुनाव होते हैं इसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है या नहीं, अर्थात किन किन अभिकर्ताओं की वो नियुक्ति करता है। चुनाव में वैसे निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता, इन तीनों की नियुक्ति की जा सकती है। जो निर्वाचन अभिकर्ता होगा वो शिविर में पर्ची बांटते हैं, मतदान अभिकर्ता होता है वो मतदान स्थल पर होता है और गणना अभिकर्ता भी गणना स्थल पर होता है। अब हम देख लेते हैं जो बहुत मोस्ट है और जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसे यहाँ पूछा जाता है कि निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाती। तो जिनकी नियुक्ति नहीं की जाती वो है लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता और मुख्य अभिकर्ता। अब हम देखते हैं कि अगर इन त्रिस्तरीय स्तर के लोगों को अर्थात उम्मीदवारों को अगर हम पद से हटाना चाहें तो क्या क्या प्रावधान करने होंगे। तो पंचायत स्तर में हमें अनुभागीय अधिकारी की अनुमति चाहिए जिनकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार या उनके समकक्ष कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जनपद पंचायत के क्षेत्र में कलेक्टर को प्रस्तावित किया जा सकता है और इसके अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी हो सकते हैं। और जिला पंचायत के क्षेत्र में संचालक पंचायत, जी हाँ ये मोस्ट है संचालक पंचायत, और इसकी अध्यक्षता भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होते हैं। अब जब एक उम्मीदवार पर या लोक सेवा के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव की अपील वो कहाँ कर सकता है, एक उम्मीदवार अपील कहाँ कर सकता है। तो इसे हम लोग देखते हैं सरपंच या उप सरपंच कलेक्टर को अपील करेगा और वो 7 दिन के भीतर करता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संचालक पंचायत को अपील करता है, ये लगभग 10 दिन के भीतर अनिवार्य होता है। तथा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में राज्य सरकार को अपील करना होगा जिनकी सुनवाई 15 दिनों के भीतर आवश्यक होती है। तीनों में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम निर्णय विभागीय अधिकारियों के द्वारा जब लिया जाता है तो उसके लिए कम से कम 1 महीना अर्थात 30 दिन का होना आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं अगर तीनों पंचायती स्तर पे अगर उनके द्वारा अर्थात जो लोक सेवक हैं मतलब पंच, सरपंच, अध्यक्ष, इन लोग अगर अपने कार्यों को, उत्तरदायित्वों को सही तरीके से नहीं करते तो इनको कौन से अधिकारी के द्वारा हटाया जा सकता है। तो पंचायत के मामले में अनुभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मामलों में संचालक पंचायत के माध्यम से इन लोगों को पद से हटाया जा सकता है। इन लोग अगर खुद से पद से हटना चाहे तो क्या करेंगे। तो सरपंच जो है वह जिला उप संचालक पंचायत को अपना त्यागपत्र देता है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष कलेक्टर को अपना त्यागपत्र दे सकता है और जिला पंचायत का अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। अब इन तीनों स्तर पर जो लोक सेवक होते हैं वो सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से कार्यों को करते हैं नहीं करते, इनकी भी निगरानी आवश्यक है। तो इनकी निगरानी करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभा और अनुभागीय अधिकारी मौजूद रहते हैं। जनपद पंचायत स्तर पे कलेक्टर अथवा अतिरिक्त कलेक्टर आते हैं और जिला पंचायत स्तर पे संचालक पंचायत अथवा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी होते हैं जो समय समय पर इनके कार्यों की
छानबीन करता है। एक और चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज अधिनियम को धरातल तक लाने के लिए जो बैक्स का निर्माण किया गया था, अर्थात समिति का निर्माण किया गया था, उनको मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। जैसे बैक्स, पहला अक्षर है बी अर्थात बलवंत राय मेहता समिति 1957, ए से होता है अशोक मेहता समिति 1977 और जी से होता है GVK राव समिति 1985 तथा एस से होता है सिंधवी समिति 1986, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है बैक्स। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अंतिम में चर्चा कर ले कि भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 243 ए में कहा गया कि ग्राम सभा होगा, 43 बी में कहा गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा, सी में कहा गया कि पंचायतों की संरचना होगी, 243 डी में कहा गया कि सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, 243 ई में कहा गया कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। इसी तरीके से एफ में सदस्यताओं के लिए योग्यताओं की चर्चा की गई है, जी में शक्तियाँ, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में अर्थात जो 29 विषय हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। एच में पंचायत के द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ पंचायत को प्रदान की गई है, अर्थात शुल्क लेना। 243 आई में वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। जे में पंचायतों के लेखांकों का संपरीक्षण के बारे में बताया गया है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग की जानकारी दी गई है। 243 एल में पंचायती राज का लागू होना या ना होना को बताया गया है। 243 एम में पंचायती राज लागू होगा और होगा तो किन किन शर्तों के अनुसार होगा ये बताने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 243 एन में पंचायती राज का बना रहना किन किन आधार पे बना रहेगा इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अंतिम है 243 ओ, जिसमें कहा गया है कि पंचायती मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह जो उपयुक्त बातें आपको बताई गई है पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से बताई गई है और ये वर्तमान समय में प्रायः सभी राज्यों में जहां पंचायती राज अधिनियम लागू है उन समस्त राज्यों में लागू किया जाता है। वैसे ये सारे अधिनियम और नियम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी उसी प्रारूप में लागू होते हैं जिस प्रारूप में हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।